दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टोटल 3 लार्ज कैप कंपनीज को डिस्कस करने वाले हैं जिनके स्टॉक्स में आज के दिन काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ में क्लोजिंग हो चुकी है। तो तीनों कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज है, यानी रिस्क के हिसाब से देखें तो कम रिस्क है इन तीनों कंपनीज में। ग्रोथ के हिसाब से बात करें तो यस, अच्छी ग्रोथ इनमें आती है, यानी लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। तो सपोर्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, प्लस कुछ डेटा मैं आपको देने वाला हूँ कंपेरिजन का, तो वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली कंपनी से जिसका नाम है LTIMindtree। अगर हम इसमें आज के गिरावट के परसेंटेज को नोट करें तो 4% नीचे आकर इसने क्लोजिंग दी है। स्टार्टिंग में जैसे बाजार इतना कुछ डाउन नहीं था तो इसने उस हिसाब से परफॉर्म किया, बट एंड होते होते काफ़ी बड़ी बिकवाली आती है, उसके बाद में ये भी नीचे आके बंद हो जाता है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है, एक आईटी कंपनी है, एक लार्ज कैप आईटी कंपनी है, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो रिस्क काफ़ी कम है। LNT का ब्रांड आप इसमें देख सकते हैं, तो वो भी एक पॉइंट है। प्लस इसने बाकी कंपनीज़ के कंपैरिजन में, अगर मैं देश की टॉप 5 आईटी कंपनीज़ की बात करूँ, 6 आईटी कंपनीज़ की बात करूँ, तो उसके मुकाबले इसने सबसे अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं। बाकी कंपनीज़ के भी हम देखते हैं आगे चल के कंपैरिजन को, बाकी आप इनके देख सकते हैं। पिछले 5 साल में 214% के रिटर्न्स का मतलब है पिछले 5 साल में पैसा इन्वेस्टर्स का 3 गुना किया है। इतना साइडवेज परफॉर्मेंस के बाद में, इतना ऊपर से नीचे आने के बाद में 214% के रिटर्न्स है। TCS की बात करूँ इसी टाइम फ्रेम में पिछले 5 साल में, तो पैसा डबल नहीं हुआ है, 90% के आसपास का गेन है। इन्फोसिस को देख सकते हैं 122% ऊपर। एचसीएल टेक को बोले तो इसमें आप देखोगे तो 155% ऊपर है। विप्रो को भी देख लेते हैं, तो विप्रो ने भी दोस्तों आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में 60% के धमाकेदार रिटर्न्स कमा के दिए हैं। तो इन सभी कंपनीज़ को LNT ने बीट किया है, तो वो चीज़ आपके सामने है। इसके साथ में अगर मैं बाकी और कंपनीज़ को देखूं तो इसके अंदर आप देखोगे सबसे ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई देगा परसिस्टेंट सिस्टम। इसका सिस्टम थोड़ा सा अलग है अभी के समय, AI के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करा है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो इसने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। सेकंड नंबर पे आप देखोगे तो कोफोर्ज है। तो बाकी कंपनीज़ को भी चाहे तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें रिटर्न्स देखे तो माइंट्री LTI माइंट्री के रिटर्न्स 214 15% के पिछले 5 साल में, कोफोर्ज के काफ़ी ज़्यादा है, परसिस्टेंट के बहुत ज़्यादा है। बट परसिस्टेंट के अंदर आपको ये देखना है कि अभी इसकी वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रेच हो चुकी है। जितने इसकी ग्रोथ आई थी पिछले क्वार्टर में, उसके हिसाब से स्टॉक ने बहुत ज़्यादा मतलब आगे जाके मतलब रिटर्न्स दिए इन्वेस्टर्स को, तो वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रेच हो चुकी है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी कम है। LNT की बात करें तो ये भी अच्छा परफॉर्म कर सकता था, बट यहाँ पे मर्जर हुआ था दोनों कंपनीज़ के बीच में, तो कुछ क्वार्टर्स तक एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, जिस वजह से प्रॉफिट के मार्जिन से इम्पैक्ट करते हैं नेगेटिवली। तो इसने उस हिसाब से उस तरह के प्रॉफिट को डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन नेक्स्ट कुछ क्वार्टर से ये सारे एक्सपेंसेस कम हो गए और प्रॉफिट के मार्जिन्स बढ़ेंगे। ये आपको आपने सुना होगा मैनेजमेंट की कमेंट्री के अंदर। तो ग्रोथ के हिसाब से अगर मैं देखने जाऊँ तो अगर किसी को कुछ बड़ी कंपनी खरीदनी है तो उसमें इसके ऊपर फोकस करें तो थोड़ा सा बेटर होगा अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आपका अपना डिसीजन है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। नंबर्स की बात करें, Q2 में नंबर्स एक्सपेक्टेशंस अच्छे थे, तेजी आई थी, बट टोटल बाजार गिरा तो फिर उसके साथ में ये भी गिर गया। तो यहाँ पे दोस्तों 2 लेवल्स को देखा जा सकता है। 5204 के आसपास की क्लोजिंग है, ये वीकली चार्ट आपके सामने है। ये कुछ रेसिस्टेंस के पॉइंट है जहाँ पे अटकने के काम अपन तो करते नहीं है, बाकी काफ़ी लोग खरीदते होंगे, बट ये रेसिस्टेंस के पॉइंट होते हैं जहाँ पे बच के रहना चाहिए। या तो प्रॉफिट बुक करते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं वो, या जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, सपोर्ट का वेट करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसके पहले सपोर्ट की बात करूँ तो सिंपली आप देख सकते हैं कि पहला सपोर्ट इसका जैसे 5000 के आसपास आप मोटा मोटी अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद में अगर इसको ये ब्रेक डाउन करता है, देखिए दोस्तों अभी बाजार नीचे है तो हम इस तरह की बातें करें, बाकी कल तो नहीं परसों या उसके बाद में बाजार ऊपर चला गया तो ये सपोर्ट सब भूल जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो हम देख लेते हैं कि कोई बहुत बड़ी गिरावट हो गई तो उसके लिए हमको थोड़ा सा प्रिपेयर रहकर चलना चाहिए। तो ये वीकली चार्ट का सेकंड सपोर्ट है जिसके चांसेस मुझको काफ़ी कम लगते हैं। बाकी ठीक है, बाजार में कुछ भी हो सकता है, अगर आता है तो वेल एंड गुड फॉर इन्वेस्टर्स। अब ये सपोर्ट कौन से हैं इसको एक बार मैं डेली चार्ट में समझने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पर आप देखोगे ये 5000 का पहला सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट मान के चल सकते हैं 4500 का। तो 2 लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए, और जो भी इसमें इच्छुक है इन लेवल्स के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। बाकी आप भी डिटेल में कंपनी को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसके बाद में दोस्तों सेकंड कंपनी की बात करते हैं। कंपनी का नाम है SRF। इसमें 3% के आसपास का फॉल है। मार्केट कैप इसका 64,000 करोड़ के आसपास का है, 33 का इसका पी रेशो है। एक केमिकल का वीडियो हमने किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था इस कंपनी को। डाइवर्सिफिकेशन इसमें काफ़ी है, केमिकल सेगमेंट के अंदर है, फ्लोरीन भी जिसमें आ जाता है, टेक्निकल टेक्सटाइल भी इसमें आ जाता है, पैकेजिंग फिल्म भी इसके अंदर आ जाता है, तो काफ़ी
डाइवर्सिफाइड है। लेकिन हाँ, केमिकल का एक्सपोजर इसमें काफ़ी हाई है, तो केमिकल ही कंपनीज़ को बोला जाता है, तो वो चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं इसमें कंपैरिजन करके आपको बताता हूँ कुछ कंपनीज़ के साथ में, जिसमें सबसे ऊपर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं लाइन, ये किसकी है? एसआरएफ की नहीं है, यह है दीपक नाइट्राइट की। तो दीपक नाइट्राइट ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं पिछले 5 साल में, लेकिन उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ बड़ी कंपनीज़ को। तो एसआरएफ से मार्केट कैप दीपक का कम है, बट हाँ दीपक के अंदर ग्रोथ अच्छी मिल सकती है। कमोडिटी केमिकल है, थोड़ा सा वोलेटाइल ज़्यादा रहेगा, तो वो चीज़ आपको देखनी है। बाकी अगर मैं रिस्क के हिसाब से देखूँ कि B2B में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है मार्केट कैप में केमिकल सेक्टर के अंदर, तो वो एसआरएफ है। तो बड़ी कंपनी है, निफ्टी में एंटर हो चुका है। पिछले 5 साल में 500% के रिटर्न्स का मतलब है पैसा 6 गुना हुआ है पिछले 5 साल में, तो बहुत कमाल के रिटर्न्स है। अगर मैं B2C में देखूँ, पीडीलाइट ने उसी टाइम फ्रेम में 150% के रिटर्न्स दिए हैं। पीआई इंडस्ट्री की बात करूँ, बहुत कमाल की कंपनी एग्रोकेमिकल 377% के रिटर्न्स दिए हैं। विनाती की बात करूँ, जस्ट 171% के रिटर्न्स दिए हैं। अब मैंने इसको क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया, बाकी दोस्तों आपको ऐसा नहीं कि मैंने ये ले लिया तो आपको भी ये लेना है, आपको एसआरएफ ही खरीदना है अगर आपको एसआरएफ पसंद है तो। लेकिन मैंने क्यों किया ऐसा, तो उसके लिए वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। केमिकल का वीडियो है, पिछले 2-3 या 4-5 वीडियो को आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखेगा थंबनेल पे केमिकल सेक्टर के ऊपर हमने लिखा हुआ है, तो उसको चेकआउट कर लेना। दीपक नाइट्राइट ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स कमा के दिए हैं। तो ये है रिटर्न्स का प्रोफाइल, एक बहुत बढ़िया कंपनी है। केमिकल में देखिए दोस्तों, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, कुछ भी जैसे अभी हम देख रहे हैं कि रिटर्न्स पिछले 5 साल में किसने, दीपक ने अच्छे दिए। हो सकता है नेक्स्ट 5 ईयर्स में कोई दूसरी कंपनी आगे बढ़ जाए। तो केमिकल में कभी भी एग्जैक्टली प्रिडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेक्टर ही कुछ ऐसा है। ये कंपनीज डिफरेंट सेक्टर से, डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करती है। अब उस कंट्रीज़ में, उन कंट्रीज़ में क्या सिचुएशन होगी, क्या कंडीशन होगी, उसके हिसाब से कंपनीज परफॉर्म करती है। तो अच्छी बात यह है कि केमिकल कंपनीज अच्छा करेगी। एक टोटल सेक्टर की बात करें, ब्रॉडर मार्केट की बात करें, टोटल सेक्टर अच्छा करेगा, ये श्योरिटी है डेटा के हिसाब से देखने पर, क्योंकि इंडिया में जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, लागत का स्ट्रक्चर है, काफ़ी कम है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से कंपनी एक्सपोर्ट कर पाती है अच्छे प्राइसेस पर, तो उस वजह से इंडिया से इंपोर्ट काफ़ी सारी कंपनीज करती है। तो वो एक लॉजिक है। चाइना से काफ़ी सारी कंपनीज शिफ्ट करके, यानी चाइना से काफ़ी लोग बाइंग ना करते हुए इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो भी एक काफ़ी बड़ा पॉइंट है। इंडिया में काफ़ी सारी कंपनीज है जो लीडर है, ग्लोबल लीडर है। तो ये एक कुछ पॉइंट है, फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कंपनीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। साथ में इनको सरकार की तरफ से भी पुश मिलेगा। पीएलआई स्कीम के तहत अभी बेसिक केमिकल कंपनीज को पीएलआई स्कीम मिलेगी सरकार की, उसके बाद में स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से केमिकल सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। तो पॉइंट ये बनता है कि जो भी कंपनी आपको पसंद आती है, अगर आपके पास में B2C में पीडीलाइट है, B2B में 2 भी कंपनी है ना, अच्छी कंपनी होनी चाहिए, लेकिन तो भी आपके पास में सही है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि चलो यार मुझको थोड़ा और लेना चाहिए, तो आप और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से केमिकल सेक्टर में प्ले करना चाहिए। 2176 के आसपास की क्लोजिंग है, ये इसका वीकली चार्ट है, तो इसका एक मेजर सपोर्ट इसमें हम मान के चल सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में दिखाऊं तो 2176 के आसपास की क्लोजिंग है, 2000 से लेकर 2100 से लेकर 2000 के बीच में ये एक अच्छी रेंज यहाँ पे बनी हुई है, तो इसको भी चाहे तो आप स्टडी में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है दोस्तों, इसका नाम है डीमार्ट। यहाँ पर आप देखोगे तो 100 रुपीज़ के आसपास का फॉल है, 2.5% नीचे आके बंद हो चुका है। निफ्टी की तरह चार्ट है, निफ्टी ने स्टार्टिंग में वीक परफॉर्म किया था, तो इसने भी काफ़ी मतलब ख़राब ही परफॉर्म किया। उसके बाद में निफ्टी में क्रैश आता है, तो यहाँ पे ये भी नीचे आके बंद होता है। 2.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, 240 बोल सकते हैं अब तो, 101 का पी रेशियो है। अब इसमें एक बार हम कंपैरिजन करते हैं काफ़ी सारी कंपनीज़ को लेकर। वैसे आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसको रिटेल कंपनीज़ के साथ में कंपेयर क्यों नहीं किया। रिटेल के साथ में कंपेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि रिटेल में काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं। टाइटन आप देख सकते हैं, लेकिन उसका जो एक तरह से सेगमेंट है वो ज्वेलरी का है। ट्रेंट आप देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्लोथिंग का है। डीमार्ट की बात करें तो इसका मैक्सिमम एक्सपोजर एफएमसीजी कंपनीज का, पर्सनल केयर आइटम का, इनका है। तो उस हिसाब से इसको एफएमसीजी कंपनी से कंपेयर करें तो वो थोड़ा ठीक होगा। बाकी आप कर सकते हैं बाकी कंपनी से कंपैरिजन। तो इसमें आप देखोगे तो एवेन्यू सुपर मार्ट ने इतना अंडर परफॉर्म करने के बाद भी पैसे इन्वेस्टर्स का पिछले 5 साल में 3 गुना किया है, 200% के आसपास के गेन से। नेस्ले की बात करें, इतना आउट परफॉर्म करने के बाद, ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के बाद में 153% के गेंस दिए हैं। एचयूएल ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया ही था बहुत पहले, कोविड से हम, या कोविड के बाद से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एचयूएल का
अंडर परफॉर्म करने के पीछे के रीजंस को डिस्कस करें तो उस हिसाब से इसने चलो उस हिसाब का ही परफॉर्म किया है। टाटा कंज्यूमर ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, पैसा 4 गुना किया पिछले 5 साल में। उसके पीछे का रीज़न भी हमने डिस्कस किया था कि ये कंपनी अग्रेसिव हो चुकी है, काफ़ी सारी छोटी छोटी कंपनीज़ को एक्वायर कर रही है। टाटा का ब्रांड है, अच्छा कर रहा है, मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी है, अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आ रही है, तो ठीक है इसने अच्छा परफॉर्म किया। वीबीएल दोस्तों यहाँ पे चैंपियन निकला 700% के गेन से। बट इसमें एक चीज़ आप नोट करिए कि यहाँ पे किसी को नहीं पता था कि वीबीएल ऐसा करेगा, किसी को नहीं पता था। किसी भी फंड मैनेजर का इंटरव्यू सुन लो, किसी का भी इंटरव्यू सुन लो आप, किसी को आइडिया नहीं था कि ये इस तरह से परफॉर्म कर सकता है। इनफैक्ट मुझको भी आइडिया नहीं था ये इस तरह से परफॉर्म कर सकता है, लेकिन मेरे पास में था क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी लगी इसकी बाकी कंपनीज़ के कंपैरिजन में, ब्रांड अच्छा है इसका। उस समय फ्रेंचाइजी के लिए काफ़ी कमेंट आते थे, बट अब नहीं आते, तो उस हिसाब से मैंने इसको लिया। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, तो कोविड के बाद में जब टॉप लगा था तो उस समय सबसे बढ़िया परफॉर्म ये जो हाई के हिसाब से आप देखोगे डीमार्ट ने किया था। बट यहाँ पर सिचुएशन इसको लेकर काफ़ी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इसका जो लेस असेंशियल आइटम का जो सेगमेंट है ना, उसके अंदर अच्छी ग्रोथ नहीं है, वहाँ पे बस ये एक मात खा रहा है। तो उस वजह से इसने जस्ट एक अंडर परफॉर्म किया और यहाँ पे फियर में इन्वेस्टर को एक मौका दिया है। अदरवाइज ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखोगे नंबर 1 पे था टाटा कंज्यूमर, सेकंड नंबर पे था, तीसरे नंबर पे वीबीएल था, उसके बाद में नेस्ले और लास्ट में एचयूएल था। तो ठीक है, अब ये काफ़ी स्ट्रेच हो चुके हैं। अब ये भी आपके पास में होगा, मतलब जिसने भी अगर उस हिसाब से लिया है, जो लीडिंग कंपनीज़ के हिसाब से सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई किया है, तो होगा आपके पास में। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स देख सकते हैं, क्योंकि अच्छे डिस्काउंट के साथ में और फियर में अवेलेबल है। सो इसमें अगर हम देखें तो 3650 के आसपास की क्लोजिंग है। ये बेसिकली डेली चार्ट है और इसमें हमने ये डिस्कस किया था, रेसिस्टेंस के पॉइंट, ये सपोर्ट के पॉइंट। तो 3650 के आसपास है, ये इसका एक सपोर्ट मान सकते हैं। तो जो भी इन्वेस्टर अपनी स्टडी करने के बाद में यहाँ पे बाय करता है, नेक्स्ट बाइंग अगर उसको करनी है, नहीं करनी है तो होल्ड करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है। अगर करनी है तो फिर वो देखेगा मेजर सपोर्ट को, जो कि है इसका ये। अब यहाँ तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ जो एलएनटी के समय हमने डिस्कस किया था कि अभी बाजार नीचे है, तो उस तरह की एक्सपेक्टेशन करेंगे तो लोग थोड़ा डरेंगे भी। बट ठीक है, अपन जस्ट ऐसे ही देख रहे हैं कि पहुँच जाए तो ठीक है, नहीं पहुँचे तो ठीक है। मेरे हिसाब से डिफ़िकल्ट है पहुँचना। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली पहुँचेगा, बट ये जो अभी चल रहा है सिचुएशन उस हिसाब से लग रहा नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो होगा 3200, 3200 से लेकर 3300 रुपीज़ का लेवल। तो दोनों लेवल्स के ऊपर इन्वेस्टर्स फोकस करेंगे। बाकी किसी भी कंपनी के लिए कोई कॉल टिप रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी स्टडी के हिसाब से आप देख सकते हैं। जस्ट मैं आपको डेटा बता रहा हूँ कि कौन सी कंपनीज अच्छी है, कौन सी कंपनी डिस्काउंट के साथ में है और कौन सी स्टॉक्स अपने सपोर्ट के आसपास है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और इससे पहले की वीडियो को चेकआउट कर लेना जो कि हमने किया है मार्केट क्रैश के ऊपर। 5 रीजंस हमने डिस्कस किए, और भी काफ़ी सारी बातें हमने यहाँ पे की है, डेटा के ऊपर हमने चर्चा की है। चेकआउट इसको कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक मैंने आपको दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में चेक कर लेना उसको। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।